हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी विद संगीता में मैं संगीता स्वागत करती हूं। और इस चैनल के माध्यम से हम लोग सोशियोलॉजी के कम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, जिसके अंतर्गत आपको यूट्यूब पे डेली 2 क्लासेस मिलती हैं। मॉर्निंग के 8 बजे के क्लास में हम लोग कवर कर रहे हैं झारखंड माध्यमिक आचार्य के सोशियोलॉजी के सिलेबस को, जहाँ पे आप लोगों को यूनिट वाइज टॉपिक वाइज सिलेबस को कंप्लीट करवाया जा रहा है। और रात के 8 बजे आप लोगों को कवर करवाया जा रहा है BPSC 4.0 के सोशियोलॉजी के सिलेबस को, जहाँ पे आप लोगों का NCERT सीरीज चल रहा है। NCERT क्लास 11 क्लास 12 में जो आप लोगों का टॉपिक मेंशन है उसे कवर करवाया जा रहा है। और वैसे स्टूडेंट जो पेड ग्रुप से ज्वाइन होना चाहते हैं, पेड ग्रुप में आपको आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग कंप्लीट नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, प्लस आप लोगों को एक्स्ट्रा मटेरियल प्रोवाइड किए जाएंगे। एक्स्ट्रा मटेरियल इसलिए कि कोई भी आप एग्ज़ाम का पैटर्न ले लीजिए, कोई भी किसी भी स्टेट का, तो आपका जो सिलेबस मेंशन रहता है उसमें आपको 10 से 15 क्वेश्चन जो रहेंगे वो आउट ऑफ सिलेबस के आते हैं, जिसमें आप लोगों को बुक और ऑथर का नेम, महत्वपूर्ण कथन, इस टाइप के क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं। और भी जो समाजशास्त्र विषय से इंपॉर्टेंट है, जैसे NCERT का आप लोगों का कीवर्ड हो गया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का कीवर्ड हो गया, तो ये सभी चीज़ें आपको पेड ग्रुप में प्रोवाइड की जाएंगी। पेड ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, जहाँ पे आप लोगों को पेपर 1 का भी स्टडी मटेरियल मिलेगा, प्लस आपका जो पेपर 2 सोशियोलॉजी है उसका भी स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जाएगा। और आज का जो हमारा क्लास है इसमें हम लोग देख रहे थे यूनिट 11, जो कि था टॉपिक हमारा प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद। इसके अंतर्गत हम लोगों ने जॉर्ज हर्बर्ट मीड की थ्योरी को देख लिए थे, और आज हम लोग देखेंगे इरविंग गॉफमैन की। और देखिए एक और इन्फॉर्मेशन कि जो भी स्टूडेंट पेड ग्रुप से ज्वाइन होना चाहते हैं उनके लिए मैं, क्योंकि देखिए इसका जो नोटिफिकेशन आ गया है, इसका फॉर्म फिलअप भी हो गया है, तो इसलिए टेलीग्राम पर टेस्ट भी मैं इसका स्टार्ट कर चुकी हूँ। और वहाँ पे आप लोग टेस्ट दीजिएगा, नित्य डेली नए क्वेश्चन को आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा, तो एक बल्कि वे में आप लोगों का क्वेश्चन का भी संग्रह होते हुए चलेगा, तो जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो देखिए आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद। प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद। इसके अंतर्गत हम लोगों को जिनके बारे में पढ़ना है वो है इरविंग गॉफमैन। यहाँ पे इनके जो सिद्धांत को हम लोग देखेंगे, इनके सिद्धांत का नाम है ड्रामाटोलॉजी। क्या नाम है? ड्रामाटोलॉजी। इनकी थ्योरी का नाम है ड्रामाटोलॉजी, जिसको कि हिंदी में बोला जाता है नाट्य शास्त्र। क्या बोला जाता है? नाट्य शास्त्र। एक और नाम है इसका अभिनय कला और अंतःक्रिया। एक और नाम क्या है? अभिनय कला और अंतःक्रिया। ठीक है, इनकी इस थ्योरी को आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखिए इरविंग गॉफमैन की थ्योरी को स्टार्ट करने से पहले, जैसा कि हर एक क्लास में हम लोग थोड़े इनके बायोग्राफी को, इनके जन्म को देख लेते हैं। जन्म को देखने का उद्देश्य यही है कि कभी कभी अभी जो एग्ज़ाम का पैटर्न है उसमें क्या होता है कि जो समाजशास्त्री हैं उनका जन्म को, किनका जन्म पहले हुआ है, ये मिलान करने के लिए दे देता है। ठीक है, तो जन्म को जानना भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो इरविंग गॉफमैन का जन्म अमेरिका में 11 जून 1922 को हुआ था, और इनकी मृत्यु 19 नवंबर 1982 को हुई थी। और इनके जो गुरु कौन थे? तो हर्बर्ट ब्लूमर थे। कौन थे? हर्बर्ट ब्लूमर इनके गुरु थे। इनके इम्पोर्टेंट बुक्स के बारे में अगर बात की जाए तो इनका इम्पोर्टेंट बुक्स कौन कौन सा है? कम्युनिकेशन कंडक्ट इन एन आइसलैंड कम्युनिटी 1953 में। नेक्स्ट है द प्रेजेंटेशन ऑफ सेल्फ इन एवरीडे लाइफ, मतलब
प्रत्येक दिन में आप कैसा व्यवहार कर रहे हैं, आप कैसा आपकी व्यवहार है, कैसी आपकी प्रक्रिया है, वो उसके संदर्भ में 1956 में एसाइलम यानी जो पागलखाना होता है उसके संदर्भ में उन्होंने बुक लिखा है, जिसको उन्होंने टोटल इंस्टीट्यूट यानी पूर्ण संस्था कहा है। फिर नेक्स्ट इनकी बुक है इनकाउंटर्स। नेक्स्ट है बिहेवियर इन पब्लिक प्लेस 1963 में, स्टिग्मा, इंटरेक्शन रिचुअल्स 1967 में, अंतःक्रिया अनुसंधान के संदर्भ में उन्होंने बात किया था। नेक्स्ट इनकी बुक है रिलेशन इन पब्लिक 1971, फ्रेम एनालिसिस, जेंडर एडवर्टाइजमेंट 1976 और फ्रॉम टू टॉक 1981 में। तो इनका जो ये सिद्धांत है, ड्रामाटोलॉजी का सिद्धांत है, जो कि आज के क्लास में हम लोग पढ़ रहे हैं, ये क्या है? तो इसमें इरविंग गॉफमैन ने ड्रामाटोलॉजी के बारे में बताया है कि व्यक्ति जो व्यवहार होता है वो एक तरह के कैसा व्यवहार कर रहा है, वो एक तरह का रंगमंच होता है और उसके पीछे जो हमारी धारणा होती है वो खुद की दूसरी संवाद की धारणा होती है। अब आप ऐसा क्या समझ सकते हैं कि जो व्यक्ति व्यवहार करे, जैसे मैं आप लोगों को आकर अभी सोशियोलॉजी का क्लास जो पढ़ा रही हूँ, मेरा जो व्यवहार है वो क्या है, एक रंगमंच की तरह, एक नाटक की तरह। अगर आप पर्दे के पीछे यानी अगर आप यूट्यूब क्लास के बाद का मेरा अगर देखिएगा तो मेरा एक अपना जीवन है, मेरी अपनी एक लाइफ स्टाइल है, मेरा अपना परिवार, मैं परिवार में कैसे रहती हूँ उसका अलग जीवन हो जाता है। ठीक है, जैसा कि आप अपने इसमें भी देख सकते हैं कि जब आप घर से बाहर निकलते हैं तो आपका व्यवहार जो होता है वो अलग ही हो जाता है, क्योंकि उसमें आप बोल सकते हैं एक नाटक की तरह करते हैं और आपका जो पर्सनल लाइफ होता है वो अलग होता है। जैसे आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि आप कोई पार्टी में जाते हैं खाने के लिए तो आपका जो खाने का स्टाइल है वो चेंज हो जाता है, लेकिन वही आप घर में खाते हैं तो आपका खाने का स्टाइल चेंज रहता है। तो क्या होता है कि आप दूसरों के सामने जो व्यवहार करते हैं वो कैसा होता है, एक रंगमंच के जैसा होता है। ठीक है, तो इरविंग गॉफमैन ने कहा कि अगर हमें समाज को जानना है तो उसे हमें व्यक्ति के व्यवहार को देखना होगा। हम जब व्यक्ति के व्यवहार को आप देखिएगा, जिस जगह पे अगर कोई नया जगह जाना है, आप अगर नए जगह गए हैं तो वहाँ के अगर व्यक्तियों के व्यवहार को आप ऑब्जर्व कीजिएगा तो उस सोसाइटी के बारे में आप लोगों को पता चल जाएगा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कहा गया है कि समाज के लोग अच्छे हैं तो इससे गेस कर सकते हैं कि समाज भी अच्छा होगा, और हम कहें कि समाज के लोग बुरे हैं तो वो जो समाज है वो भी कैसा होगा, बुरा ही होगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं ये एक नाटक की जैसा है और ये समाज क्या है, इसका आईना है। गॉफमैन ने जो माइक्रो एनालिसिस किया था, जिसको उनको माइक्रो एनालिसिस का जनक भी माना जाता है, और इसमें गिडिंग्स महोदय बोलते हैं कि जो गॉफमैन ने जो माइक्रो एंड मैक्रो शब्द बारे में दिया है तो उसके संदर्भ में वो काम भी किए हैं, उसके संदर्भ में बातें भी। माइक्रो मतलब सूक्ष्म हो गया, मैक्रो मतलब आपका बृहत रूप हो गया, समाज में बृहत के रूप में। अन्य इनके इम्पॉर्टेंट थ्योरी के बारे में बात कीजिए तो मेन जो इनका सिद्धांत है वो अभिनय शास्त्र के ऊपर में। इनका सिद्धांत कौन सा है, अभिनय शास्त्रीय परिप्रेक्ष्य के अंतर्गत आता है, और इसमें वे बोलते हैं कि जब व्यक्ति अपने इस अभिनय को सही ढंग से नहीं कर पाता है तो वो समाज के साथ उसका क्या होता है, सामाजिक दूरी हो जाता है। कैसा क्या हो जाता है, समाज के साथ उसका सामाजिक दूरी हो जाता है, वो समाज के साथ अच्छा अगर व्यवहार नहीं कर पाता है। देखिएगा कि सोसाइटी के अंतर्गत कोई एक ऐसा व्यक्ति अगर वो थोड़ा सक्सेस नहीं हो पाता है तो वो धीरे धीरे समाज से कटना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, क्यों, वो समाज के साथ वो सही प्रकार से बिहेवियर नहीं कर पा रहा है, वो सामाजिक दूरी हो जा रहा है, और इस अभिनय के पीछे उसका जो अभिनय है वो समाज से दूर हो जा रहा है। क्यों हो रहा है, तो उसका स्व इसका कारण होता है। और जो अभिनय कला है, जो ड्रामेटोलॉजी की बात की जा रही है, इसके विश्लेषण के लिए दो शब्दों को इन्होंने बात किया था। दो शब्द कौन कौन सा है, अग्रमंच और पार्श्वमंच। अग्रमंच मतलब फ्रंट, सामने आकर, जैसे कोई भी अगर आप नाटक देखे होंगे तो जैसे गांव में होता है नाटक, यहीं पे कहीं भी आप देखिएगा तो पर्दे के सामने जो वो रोल करता है, कोई अगर पिता का रोल कर रहा है, कोई डाकू का रोल कर रहा है तो वो अपना उस हिसाब से रोल कर रहा है, लेकिन वही व्यक्ति पर्दे के पीछे कुछ अलग होता है। ठीक है, तो उसको पार्श्वमंच बोला जाता है। और एक और है ऑफ स्टेज, जिसको कि ऑटोबायोग्राफी बोला जाता है। मान लीजिए कि कोई जैसे क्रिकेटर हो गया, हीरो हीरोइन हो गए, तो उसको जब पब्लिक स्फीयर में देखा जाता है, कोई पब्लिक जगह पे देखा जाता है, सब उसके पीछे दौड़ते हैं उसका ऑटोग्राफ लेने के लिए, तो वो जो ऑटोग्राफ देता है ना वो ऑफ स्टेज के अंतर्गत आता है।
ठीक है। तो इनकी थ्योरी कौन कौन सी थी? अभिनय शास्त्र के बारे में इन्होंने बात की थी, फ्रेम एनालिसिस, संपूर्ण संस्था के बारे में बात की थी। किसको बोला था? एसाइलम को उन्होंने बताया था। पारस्परिक अंतःक्रिया व्यवस्था के संदर्भ में बात किए थे। प्रभाव प्रबंधन एवं अध्ययन विधि के बारे में बात किए थे। और ये जो आपके इरविंग गॉफमैन है, ये हर्बर्ट ब्लूमर मीड के प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद का जो इनका सिद्धांत था उसको आगे बढ़ाने का काम किया था। और 1953 में वो डॉक्टरेट करने के बाद ब्लूमर के साथ अध्यापन का कार्य भी किए थे। स्कॉटलैंड के सेटलैंड द्वीप पर श्वेत कार्य में वो प्रतिदिन के जीवन के प्रतीकों एवं अनुष्ठान जो रिचुअल्स है उसका बहुत ज़्यादा वो प्रयोग किए थे। इनका ये सिद्धांत अंतःक्रिया अनुसंधान के अंतर्गत आता है। इसके आधार पे जब उन्होंने रिचुअल्स को देखा, उस सिद्धांत को देखा, तो उसके आधार पे उन्होंने अपना एक अलग सिद्धांत प्रस्तुत किया, जो कि कौन सी बुक में प्रस्तुत किया था? तो द प्रेजेंटेशन ऑफ सेल्फ इन एवरीडे लाइफ 1959 में। फिर इन्होंने 1954 से 1957 तक नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मेंटल हेल्थ में रिसर्च फेलोशिप की, वहाँ पे वो उन्होंने सहभागी अवलोकन किया। इरविंग गॉफमैन ने 1961 में असाइनमेंट, जिसको कि पागल खाना बोला जाता है, इसमें उन्होंने पूर्ण संस्था यानी कुल संस्था यानी टोटल इंस्टीट्यूट की अवधारणा दी, उसका संस्थाकरण की। इसमें उन्होंने अवलोकन विधि का प्रयोग किया। वो असाइनमेंट में गए, वहाँ के पागलों के संदर्भ में उन्होंने अवलोकन किया। पहला जो था द प्रेजेंटेशन ऑफ सेल्फ इन एवरीडे, वहाँ पे सहभागी अवलोकन किए, वहाँ पे वह स्वयं प्रत्यक्ष रह के उस प्रकार से उन्होंने व्यवहार किया। और असाइनमेंट में वह अवलोकन किए, ऑब्जर्व करके उन्होंने इस सिद्धांत को दिया। फिर 1964 में स्टिग्मा यानी कलंक में उन्होंने लेवलिंग सिद्धांत को अधिक विकसित किया, जो कि उनके अपराध शास्त्र के अंतर्गत आता है। फिर जो लेमेट का प्राथमिक विचलन था, जो लेवलिंग सिद्धांत था, उसको उन्होंने आगे बढ़ाया। इरविंग गॉफमैन जो थे वो ब्लूमर, दुर्खीम, लिंड वर्नर व सीमेल से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे और उनके अंतःक्रियावादी सिद्धांत को वो आगे बढ़ाते हैं। फिर उन्होंने सूक्ष्म और बृहद के संदर्भ में यानी मैक्रो के संदर्भ में बात की। सूक्ष्म स्तरीय सिद्धांतवेत्ता गॉफमैन संवाद प्रक्रिया, रचनात्मक सिद्धांत, मानव व्यवहार की तुलना किससे करते हैं? तो रंगमंच से करते हैं, नाटक से करते हैं। ठीक है। फिर उन्होंने अग्रमंच, पश्चमंच, ये सभी के बारे में बात की। इरविंग गॉफमैन ने कार्यस्थल पर अपने अभिनय को क्या कहा था? नाटकीय स्व प्रस्तुतिकरण। क्या कहा था? नाटकीय स्व प्रस्तुतिकरण। और स्वयं को समाज के सामने प्रस्तुत करने के लिए कौन कौन सी वे बातें बताई थी? तो सबसे पहला था व्यवस्था, जो कि मंच एवं पृष्ठभूमि, संसाधन, संकेतवाहक होता है। दूसरा उन्होंने बताया था प्रस्तुति, जो कि चीज़ें जो होती है, जो घटित होती है, उसके संदर्भ में बात की थी। जैसे शिक्षक हो गए, शिक्षक जब पढ़ाएगा तो उसके लिए वो बुक का यूज़ कर रहा है, डस्टर का, बोर्ड का यूज़ कर रहा है, वो हो गया प्रस्तुति करने का माध्यम। मतलब टीचर भी क्या कर रहा है? वो भी एक रंगमंच के जैसे वो नाटक कर रहा है। ठीक है, वो टीचर का नाटक कर रहा है, आप बोल सकते हैं। तो उसके लिए उसको जो जो सामग्री की जरूरत है प्रस्तुति करने के लिए, उन चीज़ों का प्रयोग। फिर जो व्यवहार एवं तौर तरीके होते हैं वो सभी। ठीक है। अब कुछ अन्य इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में भी हम लोग देख लेते हैं। तो इरविंग गॉफमैन ने अध्ययन की जो विधि बताई थी, जो रूपक एवं अवलोकन बताया था, वो आखिर होता क्या है? तो देखिए, रूपक मतलब उपमा। ठीक है, ये मेटाफोर होता है जो एक विधि के तौर पर उपयोग किया जाता है। रॉबिन विलियम्स ने सोशियोलॉजी थिंग्स में अवलोकन की 3 प्रकार बताए थे। कौन? रॉबिन विलियम्स ने सोशियोलॉजी थिंग्स में अवलोकन के 3 प्रकार बताए थे। वे कौन कौन से थे? जातीय, या जिसको कि एथनो अवलोकन बोला जाता है, जो कि हमारा दैनिक जीवन में, जनजीवन में किस प्रकार का हम अध्ययन करते हैं उसके संदर्भ में। प्राकृतिक अवलोकन, जो कि द्वितीयक स्रोत होता है, उसमें जो प्राकृतिकवादी अवलोकन होता है उसमें जो हमारे बोलने की शैली होती है उसके संदर्भ में ऑब्जर्व किया गया। तीसरा है द्वितीयक अवलोकन, जो कि द्वितीयक स्रोत जैसे अखबार हो गया, उपन्यास हो गया, इन सभी के बारे में बात किया जाता है, जैसे जासूसी उपन्यास हो गया। ठीक है। तो इरविंग गॉफमैन पे ये आरोप भी लगा था कि वह द्वितीयक स्रोत से प्राप्त सामग्री को फ्रेम में डाल देते थे, जिसको कि उन्होंने फ्रेम एनालिसिस, जो कि उनकी 1970 में पुस्तक आई थी, उसके संदर्भ में ये बात किया। अब हम लोग जान लेते हैं कि फ्रेम एनालिसिस क्या है। ये जो फ्रेम एनालिसिस, ये जो शब्द, ये जो थ्योरी है, आखिर वो इरविंग गॉफमैन की है क्या? तो ध्यान से सुनिएगा। व्यक्ति जो कुछ करता है वो समाज में दिए गए ढांचे में करता है।
व्यक्ति जो कुछ भी करते हैं वो समाज में जो उसका ढांचा तैयार किया गया था उसके अंतर्गत करता है। दुर्खिम ने इसको सामाजिक तथ्य के संदर्भ में बात की। ठीक है, इन्होंने सामाजिक ढांचा का प्रयोग किया। सामाजिक तत्व को क्या बोला? सामाजिक ढांचा के रूप में प्रयोग किया। जैसे विवाह, जन्म, मृत्यु, ये सब कहाँ पे हो रही है? समाज के अंतर्गत हो रही है। ये समाज की प्रकृति के आधार पर निर्मित होता है। तो जो फ्रेम एनालिसिस है, अगर हम बात करें तो इसके दो प्रकार होते हैं। कौन कौन सा? भौतिक, जिसको प्राकृतिक फ्रेम कहा जाता है, जैसे पर्यावरण हो गया, और दूसरा सामाजिक फ्रेम, जो कि जैसे आपको विवाह हो गया, जन्म हो गया, मृत्यु हो गया, ये सभी इसके अंतर्गत आ जाते हैं। इसका आधार क्या होता है? तो ये सामाजिकता होती है, इनकी प्रमुख विशेषता, और ये पारस्परिक क्रिया के माध्यम से जुड़ते हैं। किसके माध्यम से? पारस्परिक क्रिया के माध्यम से। अब हम नेक्स्ट इनकी जो थ्योरी को पढ़ेंगे वो है पारस्परिक अंतःक्रिया व्यवस्था। हम लोगों ने कौन कौन सा इनके अध्ययन विधि को देखा? इनकी जो अध्ययन विधि है, किसको किसको हम लोगों ने देखा? तो सबसे पहले हम लोग देखे रूपक एवं अलंकार, नेक्स्ट इनकी जो थ्योरी को रूपक एवं अवलोकन, नेक्स्ट जो इनकी थ्योरी थी वो थी फ्रेम एनालिसिस, जिसको ढांचा विश्लेषण भी बोला जाता है। तीसरा इनका है पारस्परिक अंतःक्रिया व्यवस्था। अब है कि पारस्परिक अंतःक्रिया व्यवस्था आखिर होती क्या है? तो गॉफमैन ने सूक्ष्म सामाजिक प्रक्रियाओं को सृजनात्मक विश्लेषण कहा है। पारस्परिक अंतःक्रिया से तात्पर्य जब दो या दो से अधिक व्यक्ति भौतिक रूप से एक दूसरे के सामने उपस्थित क्रिया करते हैं तो उसको पारस्परिक अंतःक्रिया बोला जाता है। पारस्परिक क्रिया में वे जो कार्रवाई होती है उसका अर्थ कर्ता ही निकालते हैं, क्योंकि अर्थ हमेशा संदर्भ पर निर्भर करता है। मतलब एक दूसरे के साथ आप संपर्क में आ रहे हैं, संपर्क में आने के बाद आप जो भी क्रिया कर रहे हैं, जैसे मैंने पहले भी उदाहरण के देख बोला है कि जब दो, मान लीजिए साइकिल वाला जा रहा है, अगर वो टकराया, टकराने के बाद गिर के उठ के चुपचाप वो दोनों उठ के चला गया तो वो अंतःक्रिया नहीं होगा। लेकिन जब वो टकराने के बाद एक दूसरे से झगड़ा ही करे या फिर सॉरी ही करे तो उसको क्या कहा जाएगा? अंतःक्रिया बोला जाएगा। ठीक है, अध्ययन का जो केंद्र व्यक्ति है वो संपर्क होता है। तो जो मान लीजिए कोई मुठभेड़ हो रहा है, कोई एनकाउंटर हो रहा है तो उसमें मौखिक संचार करेगा, उस हिसाब से वो अभिनय करेगा। पारस्परिक क्रिया में वो एक रूपता लाने के लिए चाहेगा अपना साइन के माध्यम से। कोई भी पारस्परिक जो क्रिया है उसमें कि एक तरह का जो प्रतीक चिन्ह है उसको फॉलो करते हुए, जिसको कूले ने कहा क्या है कि व्यक्ति जो है वो समाज का दर्पण है। समाज मतलब व्यक्ति जो है वो समाज उसको दर्शाता है, समाज के आईना के जैसा वो काम करता है। ठीक है, फिर इरविंग गॉफमैन ने एक रूपता यानी सेल्फ के 3 प्रकार बताए। कौन कौन सा? तो स्व की अभिव्यक्ति, संस्थागत एकरूपता और शरीर की प्रासंगिकता, इसके संदर्भ में बात की है। इरविंग गॉफमैन की आलोचना कौन करते हैं? तो जरूरी नहीं है कि सबका सिद्धांत को सब कोई सही ही बोलेगा, आलोचना भी समाज के अंतर्गत हमें देखने को मिलेगा। तो इरविंग गॉफमैन के सिद्धांत की आलोचना कौन की थी? गोल्डनर ने अपनी पुस्तक कमिंग क्राइसिस ऑफ वेस्टर्न सोशियोलॉजी। आज का आप लोगों का होमवर्क रहा कि गोल्डनर की पुस्तक कमिंग क्राइसिस ऑफ वेस्टर्न सोशियोलॉजी, इसकी रचना किस साल में की गई थी? आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। जिनका मैसेज पहले आएगा उनके मैसेज को मैं पिन करूंगी और आने वाले नेक्स्ट क्लास में उनका नाम भी लूँगी। मैं फिर से क्वेश्चन रिपीट कर रही हूँ, गोल्डनर की पुस्तक कमिंग क्राइसिस ऑफ वेस्टर्न सोशियोलॉजी, मैं लिख देती हूँ। आप लोगों का आज का होमवर्क रहा गोल्डनर की पुस्तक कमिंग क्राइसिस ऑफ वेस्टर्न सोशियोलॉजी, इसका रचनाकाल कब है मुझे बताइए आप लोग। ठीक है, इसमें उन्होंने
इनकी बातों को क्या बोला है कि सन की बातें करते हैं, तुच्छ बातें पर अधिक ध्यान देने वाले हैं और पूंजीवाद के समर्थक है। ठीक है, फिर है टोटल इंस्टीट्यूशन, जो असाइनमेंट का बुक था, ऑन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ टोटल इंस्टीट्यूशन 1957। एक संपूर्ण संस्था एक बंद सामाजिक व्यवस्था है जिसका निर्धारण एकल प्राधिकरण द्वारा निर्धारण किया जाता है। मतलब बंद, जैसे जेल हो गया, पागल खाना हो गया, तो वो बंद, जो भी व्यक्ति रहेगा उसके अंतर्गत रहेगा, बंद रहेगा, अपना सामाजिकरण जो भी हो उसको समाज के अंतर्गत प्रक्रिया है वो वहीं पे करता है। ठीक है, उसको बाहर निकलने की स्वतंत्रता नहीं होती है। तो इसके संदर्भ में बात की, जेल को और पागल खाना दोनों को ही बताया है। फिर उन्होंने सूक्ष्म पारस्परिक क्रिया सिद्धांत प्रस्तुत किया है जिसके अंतर्गत उन्होंने अनुभाविक अध्ययन, शिकागो संप्रदाय के अंतर्गत शहरी नगरीय जीवन या सामाजिक समस्या के बारे में बात की है, छोटे समूह का अध्ययन किया है, सिद्धांत निर्माण में बहुत कमजोर इसके संदर्भ में बात की है। ये था इनकी थ्योरी। और इस क्लास का अगर मैं कीवर्ड आप लोगों को बोलूं तो आप लोगों को ध्यान में रखना होगा, कहीं भी नाट्य शास्त्र या डर्माटोलॉजी ये शब्द आता है, ये कीवर्ड हो गया। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, कीवर्ड हो गया। तो आपको आंख बंद करके इरविंग गॉफमैन को आपको टिक लगाना होगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से आप लोग चैनल के साथ बने रहिए। आप सभी का मेरे चैनल में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।